लेह से नुब्रा घाटी का सफर, एक ऐसा सफर जो जीवन भर के लिए एक ऐसी खूबसूरत याद बन जाता है जिसके एहसास को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जहां हर किसी देश के नागरिक को जाना अलाउड नहीं है और जहां लद्दाख के लोगों के अलावा हर किसी को जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। यहाँ हम इस देश का सबसे ऊंचा रेगिस्तान देखते हैं और विश्व के सबसे ऊंचे मोटरेबल रास्तों में से एक रास्ते से होकर गुजरते हैं। ऐसी कई विशेष चीजें और जानवर जो आपको नुब्रा घाटी के सिवा इस देश के किसी हिस्से में देखने को नहीं मिलेंगे, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। नुब्रा घाटी के सफर पे चलने से पहले आपको शारीरिक और मानसिक तौर से पूर्णतः स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। अक्सर पर्यटक इन जगहों पर घूमने तो जाते हैं, पर यहाँ के वातावरण को उनका शरीर झेल नहीं पाता। ऑक्सीजन की कमी के कारण तबीयत खराब होने लगती है और इस कारणवश यहाँ मृत्यु तक होने की संभावना रहती है, जो कि कुछ पर्यटकों के साथ हुआ भी है। तो सबसे जरूरी है यहाँ के क्लाइमेट के साथ आपकी बॉडी को एक्लिमेटाइज करना। कुछ लोग ऐसा नहीं भी करते और अच्छा सफर तय कर लेते हैं, पर ज्यादातर पर्यटकों के साथ ये दिक्कत आती है। यदि आप लद्दाख बाय रोड जा रहे हैं तो बॉडी काफी हद तक इस वातावरण को अडॉप्ट कर लेती है, पर यदि आप बाय एयर जाते हैं तो प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करें। कम से कम 2 दिन का रेस्ट बॉडी को चाहिए होता है। इसमें आप माइल्ड वर्कआउट भी कर सकते हैं। उसके बाद कहीं थर्ड डे पर आप थोड़ा घूमने फिरने लायक बनते हैं। और यदि फिर भी आपका शरीर साथ नहीं देता तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। कुछ एक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो आपकी बॉडी को इस क्लाइमेट के साथ एक्लिमेटाइज करने में मदद करते हैं। और यदि आपने बहुत पहले से ही डिसाइड किया हुआ है कि आपको लद्दाख जाना है तो आप तभी से ही हैवी वर्कआउट करना शुरू कर दें। लद्दाख की जगहों पर घूमने के लिए आपको एंट्री पास लेना होता है। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको इसके बारे में बताया है, जिसकी एक फीस होती है और ये पास ऑनलाइन भी अवेलेबल है। तो आइए चलते हैं अब हम लेह से नुब्रा वैली तक के रोमांचक सफर पर। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ झूमते वॉन्डरर्स पे। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का वीडियो लेह से नुब्रा वैली तक के रोमांचक सफर का है, जो बहुत से पर्यटकों के लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। जहां आता है मशहूर खरदुंगला पास, जो वर्ल्ड के हाईएस्ट मोटरेबल पासेस में से एक है। और फिर हम पहुंचते हैं शेओंग घाटी, जहां के नज़ारे ही कुछ और हैं। और उसके आगे आती है डिस्ट्रिक्ट मॉनेस्ट्री, जिसे देखे बिना पर्यटक आगे नहीं बढ़ते। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। और बिना वक्त जाया किए अब हम चलते हैं वीडियो में आगे। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से फिर से वही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक छोटे से एफर्ट से बहुत मोटिवेशन मिलती है। और अब झूमते वॉन्डरर्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी है, वहां भी आप अपना प्यार हमारे ऊपर बनाए रखें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो अब चलते हैं वीडियो में आगे। लेह, जिसे हम कहते हैं लद्दाख का दिल, और यहाँ से शुरू होता है एक ऐसा रोमांचक सफर जो हर मुसाफिर की रूह को छू जाता है। लेह से नुब्रा घाटी तक का रास्ता, जो करीब 4.5 घंटे का सफर है, पर आप कम से कम 7 से 8 घंटे लेकर चलें। वो आपको आगे पता चलेगा कि क्यों चाहिए आपको इस सफर के लिए इतना समय। जैसे ही हम लेह से निकलते हैं, ऊंचे पहाड़ों की गोद में बसा ये रास्ता मानो खुद कुदरत की बनाई हुई कोई पेंटिंग हो। टेढ़ी मेढ़ी सड़कों पर चलते हुए हर मोड़ पर बदलता मौसम, बदलते रंग, कभी नीला आसमान तो कभी बर्फ से ढकी चट्टानें। सड़क इतनी खूबसूरत और साफ है कि हर मुसाफिर की आंखें ठहर जाती हैं। रास्ते में आपको चेकिंग पॉइंट मिलता है, जहां आपके एंट्री पास और व्हीकल नंबर की एंट्री होती है। ये एक सेंसिटिव जोन है जो बॉर्डर एरिया के पास है, तो यहाँ हर कंट्री का टूरिस्ट अलाउड नहीं है। जैसा कि आप ये रास्ते देख रहे हैं, यहाँ कोई बसावट नहीं है, दूर दूर तक बस यही सन्नाटा। इस बीच यदि आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो जाए तो मदद के आने का इंतजार करना पड़ेगा।
इसलिए लोग यहाँ ग्रुप्स में ट्रैवल करते हैं। सड़क खाली होने के कारण कुछ एक नौसिखिए इस जगह को हल्के में ले लेते हैं और परिणाम कुछ ऐसा होता है जैसा आपको दिख रहा है। तो गाड़ी चलाते वक्त इन सड़कों को हल्के में ना लें। जिस तरह की ज्योग्राफी इन पहाड़ों की है, यहाँ सर्दियों में एवलांच आते रहते हैं, इसलिए यहाँ बसावट होने की कोई संभावना नहीं है। यहाँ की सड़क हर साल बनती है और एवलांच के कारण सर्दियों में टूटती है, तो सड़क मरम्मत का काम यहाँ लगभग हमेशा ही चलता रहता है। इन खूबसूरत रास्तों को पार करके फिर आता है इस सफर का सबसे रोमांचक पड़ाव, खरदुंगला पास। समुद्र तल से लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पास में से एक माना जाता है। यहाँ की हवा में एक अलग जादू है। खरदुंगला पर आपको आर्मी कैंप, एक छोटा कैफे और एक प्राचीन बौद्ध स्तूप भी मिलेगा, जहाँ हर गुजरते यात्री की दुआएं हवा में घुली होती हैं। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये शिव मंदिर है और ये इंडिया का सबसे टॉप पर बना हुआ शिव मंदिर है। यहाँ पर ये जो आसपास आप बंकर्स देख रहे हैं, ये आर्मी के बंकर्स हैं। इंडियन आर्मी जो हम जैसे टूरिस्ट आते हैं, कई बार मेडिकली अनफिट होते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि आप बहुत ऊंचाई पे हैं, तो कई लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे वो आपको थोड़ा जो भी फर्स्ट एड होता है वो प्रोवाइड करते हैं। और ऑनेस्टली मैं अभी बोल रही हूँ, पर बोलते बोलते भी बड़ी मुश्किल हो रही है। हवा बहुत तेज़ है, ऑक्सीजन लेवल कम रहता है यहाँ पे। तो ये है खरदुंगला टॉप। चाहे आप किसी भी मौसम में यहाँ पहुँचें, हमेशा हड्डियां गलाने वाली ठंड आपको यहाँ मिलेगी और यहाँ बर्फ भी आपको जरूर देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत लगता है इस जगह से पूरी वादी को देखना। जब तक सूर्य देवता की कृपा है तब तक फिर भी आप इस रास्ते को क्रॉस कर लें, उसके बाद यहाँ से गुजरना रिकमेंडेड नहीं है। खरदुंगला एक ऐसा पॉइंट है जहां सभी यात्री यहां प्रकृति का नजारा देखने के लिए रुकते हैं। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर हवाएं हमेशा ही बहुत तेज चलती हैं। 10-15 मिनट से ज्यादा आप इन हवाओं को झेल नहीं पाएंगे। ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम होता है और ज्यादा समय तक ठहरने पर यहाँ पर आपको सर में दर्द हो सकता है, आपकी तबीयत भी खराब हो सकती है। यहाँ से पूरी हिमालयन रेंज बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। आज जिस जगह पर सेल्फी पॉइंट बन गया है, उस जगह पर पहले सिर्फ एक बोर्ड हुआ करता था, जिसे आप एक माइलस्टोन भी कह सकते हैं। और जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये उस समय का फोटोग्राफ है जब मैं पहली बार यहाँ गई थी। और आप ये बर्फ देखिए, उस समय ये बर्फ की चादर कितनी ज्यादा थी। और सेम जगह पर अब सेल्फी पॉइंट है और सेम पहाड़ी आप देखिए जिसपे बर्फ अब कितनी सी रह गई है। और ये सेम मंथ है जब मैंने इस जगह पे ट्रैवल किया था। मेरी पहली और इस विजिट के दौरान भी मैं 1 या 2 बार इस जगह पर और आई हूँ, और जितनी बार भी आई हूँ हमेशा बर्फ़ को कम होते हुए ही पाया है। और इस बार तो ये देख के काफ़ी दुख हुआ कि बर्फ़ की चादर इतनी पतली रह गई है। यहाँ से आगे रंग बिरंगे पहाड़ों के बीच से रास्ता धीरे धीरे उतरता है और अब हम प्रवेश करते हैं श्योक घाटी की ओर। श्योक नदी रास्ते के साथ साथ बहती है, जैसे कोई पुराना दोस्त हो जो आपकी यात्रा का हिस्सा बन गया हो। नदी के पार सूखी पहाड़ियों के बीच जब हरियाली की एक झलक मिलती है, वो दृश्य मानो किसी मरुस्थल में चमत्कार हो। यहाँ रास्ते में बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर सकते हैं, और पर्यटक ऐसा करते हुए ही आगे की तरफ बढ़ते हैं। पत्थरों से सजी एक निर्जन कविता और बादलों की ओढ़नी में लिपटी घाटियाँ, ये वो रास्ता है जहाँ लद्दाख अपनी सबसे शांत, सबसे प्राचीन भाषा में हमसे बात करता है। इस सफ़र में धरती सुनहरी भी है और सलेटी भी, कभी रेत की लकीरें बनाती हुई तो कभी बर्फ़ की चादर में लिपटी हुई। आसमान इतना पास लगता है मानो हाथ बढ़ाओ और छू लो नीले सन्नाटे को। सूरज की रोशनी जब इन ऊंचाइयों पर गिरती हैं तो हर चट्टान, हर टीला एक नया रंग ओढ़ लेता है। इस पूरे मार्ग में कुछ भी बोलता नहीं, लेकिन सब कुछ सुना देता है।
यह कोई आम रास्ता नहीं है, यह एक अनुभव है जहाँ प्रकृति चित्रकार भी है, कवि भी है और दार्शनिक भी। ये सुनहरा रास्ता पार करते हुए पहुँचते हैं हम डिस्किट, और फिर रास्ते में आती है डिस्किट मोनेस्ट्री, नुब्रा घाटी का एक सबसे बड़ा और पुराना गुम्फा। यहाँ का शांत वातावरण और 106 फीट ऊंची मैत्रेय बुद्ध की मूर्ति यात्रियों को आशीर्वाद देती हुई प्रतीत होती है। पहले नुब्रा घाटी के लिए रास्ता डिस्किट से ही होकर जाता था, पर अब शॉर्ट करने के लिए डिस्किट को बाईपास कर दिया गया है। तो जब आप श्योम घाटी पहुंच जाएं, तो अपने गूगल मैप पर डिस्किट मोनेस्ट्री लगा लें या किसी से भी पूछ लें। डिस्किट मोनेस्ट्री का रास्ता नुब्रा घाटी के रास्ते में ही पड़ता है। इस मोनेस्ट्री को स्किप करना अक्लमंदी का डिसीजन नहीं होगा। बर्फबारी और भूस्खलन के कारण अक्टूबर से मई के बीच यातायात बाधित हो सकता है, तो यहाँ जाने का बेस्ट टाइम है जून से लेके अक्टूबर फर्स्ट वीक तक। मठ तक पहुँचने का रास्ता डिस्किट गांव के एक उबड़ खाबड़ और धूल भरी सड़क से होकर जाता है। ये मोनेस्ट्री वर्थ टू गो है, जो सुबह 6:30 बजे से लेके शाम 7 बजे तक पर्यटकों के लिए खुली रहती है। यहाँ ठहरने की भी सुविधाएं हैं। यदि आप यहाँ ठहरना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप अपनी बुकिंग पहले से कराएं। वाहन पार्किंग में पार्क करके एक मिनिमल टिकट अमाउंट पे करके हम एंट्री लेते हैं डिस्किट मोनेस्ट्री में। ये वो जगह है जहाँ पर्यटक रुके बिना, दर्शन किए बिना, इस जगह को जिए बिना आगे नहीं बढ़ते। मोनेस्ट्री को अच्छे से देखने के लिए कम से कम 2 घंटे का एक्स्ट्रा समय आपके पास होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि आपको कम से कम 7 से 8 घंटे अपने पास रखने होंगे यदि आप लेह से नुब्रा तक का सफर कर रहे हैं, क्योंकि रास्ते में आप कई ऐसी जगहों पर रुकेंगे जो आपका मन मोह लेंगी और आपका टाइम कैसे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। डिस्किट मोनेस्ट्री को लद्दाख के सबसे पुराने और सबसे बड़े मोनेस्ट्री में से एक माना जाता है। इस क्षेत्र में बौद्ध शिक्षा, साधना और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। डिस्किट मठ, जिसे डिस्किट गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है, लद्दाख के लेह जिले की नुब्रा घाटी के डिस्किट गांव में सबसे पुराना और सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। यह लेह से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म के गोलुम्पा पीली टोपी संप्रदाय से संबंधित है और इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में गेलुम्पा के संस्थापक तेओंगखापा के शिष्य चांगजेम त्सेरब जंगपो ने की थी। यह थिस्के गोम्पा का एक उपगोम्पा है। मठ के प्रार्थना कक्ष में चोरिन पोछे मुकुटधारी बुद्ध की एक मूर्ति है, एक विशाल ढोल और कई उग्र रक्षक देवताओं की छवियां हैं। मठ के एक ऊंचे गुम्बद पर तिब्बत के ताशिल हुनपो मठ का एक भित्ति चित्र अंकित है। इस जगह की और इस मोनेस्ट्री की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, पर क्योंकि हर पर्यटक को हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं होता, तो हम इस वीडियो को ट्रैवल और ट्रैवलिंग की खूबसूरती तक ही सीमित रखते हुए बेसिक इंफॉर्मेशन कवर करेंगे। पत्थर की सीढ़ियां मठ के प्रार्थना कक्ष तक जाती हैं। ये मोनेस्ट्री पहाड़ी की चोटी पर बनी हुई है और इसमें कई गुफा जैसी छोटी ध्यान कक्षाएं हैं जहां बौद्ध भिक्षु साधना करते हैं। मठ के अंदर पुराने तांत्रिक चित्र, धार्मिक ग्रंथ, बुद्ध की मूर्तियां और तिब्बती पांडुलिपियां मौजूद हैं। यहाँ एक विशाल सभागार है जहाँ रोजाना भिक्षु प्रार्थना, जप और ध्यान करते हैं। तो चलते हैं डिस्किट मोनेस्ट्री के अंदर, और मुझे नहीं पता वहाँ फोटोग्राफी अलाउड है या नहीं, तो देखते हैं। ये देखिए, ये मोनेस्ट्री की शॉप है और ये भी बंद है क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहे हैं और लद्दाख पूरा बंद पड़ा है। ये मोनेस्ट्री का स्ट्रक्चर है और आप देख सकते हैं कि कितना पुराना है ये जो आप खिड़कियाँ देख रहे हैं नीचे छोटी वाली, ठंड बहुत ज़्यादा होने की वजह से इन खिड़कियों के झरोखे छोटे रखे जाते हैं, सिर्फ इतने कि रोशनी बाहर से अंदर आ सके। मेरी सांस आपको थोड़ी फूलती हुई सुनाई दे रही होगी, बहुत सारी स्टेयर चढ़ के आई हूँ। एनीवेज, ये देखिए अब हम अंदर की तरफ जा रहे हैं और हम मुख्य द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक नया गुम्पा बनाया गया है। ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ मॉन्क्स रहते हैं कुछ, और ये भी इनकी वर्शिप की जगह है। ये देखिए कितने छोटे छोटे लॉर्ड बुद्धा हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत, कितनी ऊंचाई पे मोनेस्ट्री और कितनी कलरफुल है।
जब मैं सबसे पहली बार लद्दाख आई थी तब लद्दाख में मोनेस्ट्री की फ़ीस 10 या 20 रुपये ली जाती थी और हर मोनेस्ट्री में फ़ीस थी भी नहीं। पर अब ऐसा नहीं है, टिकट से काफ़ी सारा रेवेन्यू जनरेट होता है। ऑनेस्टली गाइस, मैं चलते चलते थक गई हूँ और चढ़ते चढ़ते थक गई हूँ, पर ये सीढ़ियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पर आई बिलीव ये लास्ट सीढ़ियाँ हैं और ये आप देख रहे हैं, यहाँ से फर्स्ट टेंपल शुरू होता है। तो चलते हैं टेंपल। ये जो आप देख रहे हैं अंदर काफ़ी अंधेरा है और ये कांच के अंदर हैं। ये पूरा मक्खन से बने हुए हैं। क्लियर तो नहीं आ रहा होगा। मेरे हस्बैंड बहुत मेहनत कर रहे हैं मुझे फ्लैश लाइट दिखाने में, लेकिन आप देख ही रहे हैं कैसे आ रहा है, क्योंकि कांच पर उसकी रिफ्लेक्शन होती है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सारे इनके डेटीज़ हैं और ये बुद्धा को ही अलग अलग रूप में पूजते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ गौतम बुद्धा की पूजा करते हैं। इन्हीं डाइटीज़ में से कोई एक काल भैरव हैं, कोई शिवा हैं। बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग उनके इन रूपों की बुद्धिज़्म में पूजा की जाती है। और ये आप देखिए कितनी पुरानी पेंटिंग्स हैं। जाहिर सी बात है 14th सेंचुरी में ये मोनेस्ट्री जब बनी होगी, इसको बनाया गया होगा। उसके बाद यहाँ बारिश तो ज़्यादा नहीं होती, पर दीवारों में आप देख सकते हैं ये दरारें इस बात का सबूत हैं कि ये मोनेस्ट्री कितनी पुरानी है। पेंटिंग जो आप देख रहे हैं ये उसी टाइम की पेंटिंग्स हैं जब ये मोनेस्ट्री बनी थी। और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि वीडियोग्राफी इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इनसाइड द टेम्पल। ये एक टेम्पल है, मेन टेम्पल। ये जो मेन टेम्पल का मैंने अभी आपको डोर दिखाया है, यहाँ के दर्शन केवल आपको तभी हो पाएंगे जब आप इस जगह आएंगे। यहाँ पर बहुत पुरानी पुरानी प्रतिमाएं हैं, बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं और इनमें काफ़ी सारी मूर्तियों में जो है पर्दा लगा हुआ है फेस पे। वो हम लोगों के लिए नहीं है, हम लोगों इन द सेंस कि हर बंदा उसे नहीं देख सकता। उनकी पूजा के कुछ टाइमिंग्स होते हैं और जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के मॉन्क्स होते हैं केवल वो ही उसकी पूजा कर सकते हैं। साल में कोई एक आधा दिन ऐसा होता है जब उन मूर्तियों के मुख पे से पर्दा हटाया जाता है और उनकी प्रॉपर पूजा की जाती है। आप ये मनी देखिए, ये मनी भी काफ़ी पुरानी है। ये दिए जो आप देख रहे हैं ये परमानेंटली जलते रहते हैं। जब भी इनका घी ख़त्म हो जाता है तो ये वापस से उसे रिफ़िल करते हैं। जिस टेंपल में जाना परमिसिबल नहीं है, एक्चुअली वो टेंपल वर्थ टू वॉच है। अगर आप कभी भी लद्दाख आएँ तो डिस्किट मोनेस्ट्री मिस मत कीजिएगा। अभी तक मैंने आपको डिस्किट मोनेस्ट्री का फर्स्ट टेंपल दिखाया, जिसके अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी। पर आगे मैं आपको लेकर चलूंगी इस वीडियो के दूसरे पार्ट में, जिसके लिए आपको केवल कल भर का इंतजार करना पड़ेगा। और मैं आपको दिखाऊंगी एक ऐसी खूबसूरत घाटी जो स्वर्ग से भी ज्यादा खूबसूरत है। उस घाटी में कुछ ऐसी विशेष चीजें हैं जो आपको केवल इस देश में वहीं देखने को मिल सकती हैं, उसके अलावा और कहीं नहीं। तो कीजिए बस कल भर का इंतजार। मिलते हैं बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। नमस्कार।